अच्छा, मैं जॉर्ज मैंडल के ऊपर बात कर रहा था, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी डिस्कस कर रहे थे और मैंने कहा कि 1900 में कॉल कॉरन, ठीक है ना, जिसका मैंने अभी कुछ देर पहले नाम भी लिखा था। देखें आपके सामने, अभी कुछ देर पहले बताया कि कॉल कॉरन के ऊपर हमने बात किया था। कॉल कॉरन 1900 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी डिस्कस कर रहे हैं। 1900 में इसने क्या किया, रीडिस्कवर्ड जॉर्ज मैंडल्स वर्क, ठीक है। जॉर्ज मैंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया था। जॉर्ज मैंडल बेसिकली कहाँ, मैंने कुछ देर पहले अभी भी बताया, ऑस्ट्रिया में कैपिटल है ऑस्ट्रिया का, वियना। वहां पर एक चर्च थी, उस चर्च के अंदर क्या था, फादर था। अच्छा, उस चर्च के अंदर एक गार्डन था, वहां पर ये क्या किया करता था, प्लांटेशन किया करता था, ठीक है। तो इसने वहां कुछ पी प्लांट्स लगाए थे, पी प्लांट्स, ठीक है। उन पी प्लांट्स में कुछ टॉल थे और कुछ पी प्लांट थे क्या, शॉर्ट थे। इसने कहा कि अगर मैं टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस करवा दूं तो पैदा होने वाले प्लांट कैसे होंगे, तो पैदा होने वाले प्लांट्स क्या आए थे, सारे के सारे टॉल आए थे। तो उस दौरान, उस जमाने में, ये कब की बात है, ये बात है कब की, 1700 की। 1700 में इसने ये काम परफॉर्म किया। जब इसने अपना ये वर्क दिया तो लोगों ने क्या करा, इस वर्क को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उसकी वजह क्या थी, देखिए इसने अपने दो लॉज दिए, मैं दोनों लॉज का यहाँ जिक्र करता हूँ, रिमूव करता हूँ। दो लॉज दिए। पहला लॉ था इसका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स, जिसको मैंडल फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। और सेकंड जो इसका लॉ था वो क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको मैंडेलियन सेकंड लॉ का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए 1700 की बात है, 1700 में जब सिर्फ सेल डिस्कवर्ड हुआ था, मतलब न्यूक्लियस, ये सभी स्टार्ट हुई है, मतलब न्यूक्लियस के बारे में भी हम नहीं जानते थे कि न्यूक्लियस क्या है। और जब न्यूक्लियस ही नहीं डिस्कवर्ड हुआ तो क्रोमोसोम्स का कैसे पता चलेगा, और जीन्स का। तो 1700 में ये शख्स किसकी बातें किया करता था, जीन्स की बातें किया करता था, ठीक है। तो इसने अपने दो लॉज दे दिए 1700 के अंदर, और इसकी क्वालिफिकेशन क्या थी, मैट्रिक पास। मैट्रिक पास एक शख्स था, मैट्रिक पास। और एज तकरीबन इसकी क्या थी, 40 इयर्स के करीब इसकी क्या थी, एज थी। बाज राइटर कहते हैं कि 45 ईयर के करीब इसकी एज थी। अनमैरिड, क्योंकि आप जानते हैं कि फादर जो होता है वो मैरिजेस नहीं करता है, वो सिंगुलर रहता है, ठीक है। क्योंकि यानी कि जो क्रिस्टलिज्म है, क्रिस्टलिज्म के अंदर फादर का एक बहुत बड़ा स्टेटस होता है, उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, और वो अपनी होल लाइफ अपने रिलीजन्स को क्या करता है, दे देता है। तो इसने जब ये वर्क दिया, लोगों ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उसकी वजह क्या है, लोग इसको थोड़ा सा मेंटल शख्स भी कहा करते थे। मेंटल क्यों कहा करते थे इसको, बेसिक रीजन इसका क्या था, देखे। एक, यानी कि एक दफा क्या हुआ कि एक अमेरिकन लेडी थी जिसका नाम था ज्वेलन। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। ज्वेलन नाम था। ज्वेलन जो है बेसिकली कहाँ की थी, अमेरिकन लेडी थी एक वो, और वो अमेरिका से ऑस्ट्रिया आती है। अच्छा, वो प्रोस्टिट्यूशन का काम किया करती थी अमेरिका के अंदर, मतलब जिसको जिस्म फरोशी का नाम दिया जाता है। वो आती है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया में उसकी मुलाकात हो जाती है किससे, जॉर्ज मैंडल से, चर्च के अंदर। अब आप जानते हैं कि चर्च के अंदर इन्होंने एक कन्फेशन रूम बनाया होता है, कि वहां पे जाके जो है, एक तरफ फादर होता है बॉक्स में, दूसरी तरफ विक्टिम होता है, और जाके अपने जो भी यानी कि गुनाह होते हैं उनको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और इनका मानना ऐसा होता है कि ऐसा करने करने से हमारे सारे गुनाह जो है वो माफ हो जाते हैं।
तो वो बहरहाल चर्च में जाके कन्फेस करती है, अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट करने के बाद ठीक है ना चली जाती है। अब उसको चर्च में आना अच्छा लगता है। अब उसने क्या करा कि जब जॉर्ज मैंडल से कहा कि मुझे यहाँ आके दिली सुकून मिलता है तो मैं यहाँ आऊँ, तो जॉर्ज मैंडल ने क्लियरली कहा कि खुदा का घर है। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको ये हिस्ट्री बता रहा हूँ। खुदा का घर है, आप जब चाहें यहाँ पे आ सकते हैं। तो अच्छा, वो शाम के औकात में जब आया करती थी तो जॉर्ज मैंडल उस दौरान शाम में गार्डन के अंदर प्लांटेशन किया करता था। इसकी हैबिट थी, हॉबी थी इसकी प्लांटेशन करना, क्योंकि चर्च के अंदर ही गार्डन बना हुआ था एक। तो अक्सर वो बेशतर ये अपनी प्रे करती, इबादत करती, और इबादत करने के बाद टहलती हुई जब ये गार्डन की तरफ चली जाती, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी जॉर्ज मैंडल से मुलाकात होने लग गई। और जो है इसके डेली आने की वजह से शी इज इंटरेस्टेड इन जॉर्ज मैंडल। अच्छा, कई दफा ये जॉर्ज मैंडल के साथ प्लांटेशन में यानी कि वाटरिंग और इस टाइप का सिस्टम भी क्या करती थी। तो जब इस कहानी को पूरी 6 मंथ बन गए हो गए तो चर्च के बाहर भी बातें होने लगी थी। लोग अजीबोगरीब बातें करने लगे थे कि फादर क्या काम कर रहा है। तो बहरहाल जब 6 मंथ गुजर गए तो इसने जॉर्ज मैंडल को प्रपोज किया, और जॉर्ज मैंडल ने इसको सख्ती से मना कर दिया कि मैं चर्च का फादर हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और मेरे एक स्टेटस है, लोग क्या मेरे बारे में कहेंगे। खैर, इसके बाद वो दिल बर्दाश्त होके दोबारा से जो है यानी कि अमेरिका चली गई। तो एक दिन जॉर्ज मैंडल अपने अपने गार्डन के अंदर प्लांटेशन कर रहा था। जब प्लांटेशन करते करते वो थक गया तो एक गार्डन के कॉर्नर के ऊपर आकर के बैठ गया, वहीं जहां वो जोलन के साथ बैठा करता था और डेली रूटीन की बातें किया करता था या रिलीजन्स की बातें किया करता था। तो जॉर्ज मैंडल की नजर जाकर के पी प्लांट के ऊपर रुक गई। अब उसमें पी प्लांट के ऊपर रुकी तो अचानक वो सोचने लगा। अच्छा, नजरें उसकी पी प्लांट के ऊपर थी, जहन उसका ज्वेलन की तरफ था। ऑथर ये कहता है, राइटर ये कहता है कि कहीं ना कहीं इस चीज का अंदाजा होता था कि मैंडल भी जो है वो इंटरेस्टेड था ज्वेलन के अंदर, लेकिन अपने मजहबी यानी कि जो पाबंदियां थी उनकी वजह से वो रुका हुआ था। तो बहरहाल अब जब उसके जहन में ज्वलन का आया कि कहाँ होगी किधर, तो अचानक उसने अपने जहन को झटका और कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। मैं फादर हूँ और मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे मेरे रिलीजन्स को लेके आगे जाना है। तो सामने उसके पी प्लांट थे। अचानक उसके जहन में आया कि एक टॉल और एक शॉर्ट क्यों है, क्यों ना मैं इन टॉल को शॉर्ट से क्रॉस कराऊं, तो क्या देखता हूँ क्या पैदा होने वाला प्लांट कैसा होगा। तो जब उसने टॉल को शॉर्ट्स के साथ यानी कि टॉल प्लांट को शॉर्ट के साथ क्रॉस करवाया। शॉर्ट के लिए मैंडल ने ड्राफ्ट का वर्ड यूज किया था, ड्राफ्ट शॉर्ट को कहते हैं। तो सारे प्लांट क्या आए, सारे के सारे टॉल प्लांट आए। तो इसी बेसिस के ऊपर फिर इसने कई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, डिटेल हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे इनकी। इसी बेसिस पे इसने कई लॉज दिए। पहला लॉ इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स था, और दूसरा क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। किस ईयर की बात है, 1700 की बात है। जब इसने अपने ये दो लॉज दिए, क्योंकि जॉर्ज मैंडल और जोलन की बातें तो ऑलरेडी बाहर चल रही थी, लोग सुन रहे थे, तो बहरहाल लोगों ने कहा ये एक पागल शख्स है, शायद ज्वलन चली गई। लोगों को असल कहानी नहीं मालूम थी, ज्वलन चली गई इसलिए ये ऐसा कर रहा है। तो लोगों ने इसके वर्क को उठा के डस्टबिन के अंदर क्या करा, फेंक दिया, डाल दिया। और 200 साल के बाद फिर जर्मनी के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नाम कार्ल कॉरन था, वो जाता है ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया जाकर के जॉर्ज मैंडल जहां रहा करता था, या ऑस्ट्रिया में जहां जहां उसकी यानी कि राइट थी, वहां जाकर के वो उस वर्क को रीडिस्कवर्ड करता है। और रीडिस्कवर्ड करने के बाद वो जर्मनी लाता है, और जर्मनी लाने के बाद में उस वर्क को स्टडी करता है, और स्टडी करने के बाद में वो क्या काम करता है, एक्सप्लेन करता है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। वो क्या कहता है, कहता है कि क्रोमोसोम्स कहता है कि क्रोमोसोम्स आर यूज्ड एज vehicles for the information of hereditary characters। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, वही मैंने कल भी कहा था। व्हीकल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होंगे, जीन्स होंगे। ठीक है ना। ये जो फंक्शन उसने एक्सप्लेन किए इन द लाइट ऑफ जॉर्ज मैंडल्स वर्क, जॉर्ज मैंडल के वर्क की रोशनी के अंदर इसने फंक्शन एक्सप्लेन किए।
और जब उसने ये फंक्शन एक्सप्लेन किए तो उसके फंक्शन एक्सप्लेन करने के बाद दुनिया में एक तहलका मच गया कि जी वो एक साइंटिस्ट जिसने यानी कि 2 लॉज दिए थे और 1700 में रिजेक्टेड कर दिया गया, उनको उठा करके ना देखा गया, डस्टबिन में डाल दिया गया। और देखिए लोग मानते भी तो क्यों मानते, क्योंकि क्रोमोसोम्स का तो कोई आइडिया नहीं था। जब क्रोमोसोम का आइडिया नहीं तो जीन्स की बातें क्यों कोई एक्सेप्ट करेगा। सिर्फ साल उस जमाने के अंदर डिस्कवर्ड हुआ था और ये जीन्स की बातें कर रहा था। तो लोगों ने कहा हमने बहुत बुरा सलूक किया जॉर्ज मैंडल के साथ, हमें उसके वर्क की या उसकी इतनी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो उसी दौरान फिर क्या हुआ कि 1901 के अंदर, उसी दौरान क्या हुआ, सॉरी 1902 के अंदर एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था वॉल्टर स्यूटन। वॉल्टर स्यूटन, वॉल्टर स्यूटन। वो क्या काम करता है, वो अमेरिका से जाता है जर्मनी, और जर्मनी में जाके वो मुलाकात करता है किससे, कार्ल कॉरन से। और किस बारे में इनकी डिस्कशन चलती है, इनकी जो डिस्कशन है वो चलती है जॉर्ज मैंडल के वर्क के ऊपर, जो कि मौजूद था उस दौरान किसके पास, कार्ल कॉरन के पास। अब ये वॉल्टर स्यूटन क्या करता है, कार्ल कॉरन से दोस्ती बढ़ाता है, वहां रुकता है, और एक रात सोते में क्या करता है कि कार्ल कॉरन ने जो मैंडल का वर्क रीडिस्कवर्ड किया था उस वर्क को चोरी करता है, और चोरी करके जर्मनी से कहाँ आ जाता है, अमेरिका आ जाता है। अमेरिका आने के बाद ये उसके वर्क को स्टडी करता है, और स्टडी करने के बाद में क्या काम करता है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। और ये क्या प्रपोज करता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी देता है। असल में ये क्रेडिट ले जाना चाहता था अपने आप को। जब इसने 1902 में ये थ्योरी दी तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, इसकी थ्योरी को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन 1905 में ला करके इसकी थ्योरी को क्या कर दिया गया, फ्लॉप कर दिया गया। फ्लॉप से मुराद इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्टेड कर दिया गया। क्योंकि हुआ ये, इसका कहना क्या था, इसका कहना, इसका अपना तो कोई काम ही नहीं था ना। इसने कार्ल कॉरन का रीडिस्कवर्ड वर्क चुराया था और लेके जर्मनी से अमेरिका आ गया था, स्टडी करके इसने क्रोमोसोमल थ्योरी दे दी। और ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी बेसिकली जॉर्ज मैंडेलियन वर्क की बेसिस के ऊपर थी, इसकी अपनी कोई नॉलेज नहीं थी। ये हिस्ट्री में अपने आप को यानी कि नाम पैदा करना चाहता था, अपने आप के लिए पॉपुलैरिटी चाहता था। लेकिन खैर बाद में इसके लिए बहुत जिल्लत का बाइस बनी जब इन बातों का पता पड़ा। तो इसने क्या कहा, देखिए इसके एक पॉइंट ने इसको मरवा दिया, और वो पॉइंट इसका क्या था। ये कहता है कि जो पैरेंटियल कैरेक्टर थे, जो पैरेंटियल कैरेक्टर्स हैं, ये क्या कहता है, कहता है कि जो पैरेंटियल कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसके अंदर, चिल्ड्रन में। किसके थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू। यहां तक तो बात सही है। और कहता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी के जितने भी फंक्शन है उन सब फंक्शन को ये क्रोमोसोम कंट्रोल करता है। इसकी ये कहानी को तकरीबन 1902 से 1905 तक तो माना गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सैंडी नामी एक साइंटिस्ट था जो कि कहाँ पे, किसका मेंबर था, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का, जिसको पहले रॉयल बोटानिकल सोसाइटी का नाम दिया जाता था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का नाम दे दिया गया। वहां का मेंबर था सैंडी। उसने कहा कि मैं इसकी इस लॉजिक को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं इसके इस लॉजिक को रिजेक्ट करता हूँ, ये गलत लॉजिक है। जब अदर साइंटिस्टों की टीम ने बैठी और उसने बताया, तो फिर इसको एक दिन बुलाया गया रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, और ये उसका आखिरी दिन था जिन्हें इसको बुलाया गया। इससे कहा गया है कि आपकी थ्योरी की मेन स्टेटमेंट क्या है। तो इसने कहा कि मेरी थ्योरी की मेन स्टेटमेंट ये है कि पैरेंटियल कैरेक्टर चिल्ड्रन में ट्रांसफर होते हैं क्रोमोसोम्स के थ्रू, और क्रोमोसोम्स ही हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। जब इसे इसने कहा कि आया टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं बॉडी के अंदर,
तो बताया गया कि जी 46 क्रोमोसोम्स हैं टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ये 46 क्रोमोसोम बॉडी के इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं। तो सैंडी ने कहा मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करता हूं। उसने कहा कि आप क्यों मेरी इस बात से इख्तलाफ करते हैं, क्यों मेरे अगेंस्ट हैं, जबकि ये बात तो रियलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। उसने कहा इसलिए कि अगर आप कहते हैं कि क्रोमोसोम इन कैरेक्टर को कंटेन करते हैं और कंट्रोल करते हैं, और 46 क्रोमोसोम्स ऑफ द बॉडी हैं, अगर सपोज कर लिया जाए कि एक क्रोमोसोम नॉज की शेप को कंट्रोल कर रहा है, एक लिप्स की शेप को कंट्रोल कर रहा है, एक स्किन कलर को, एक हाइट को, एक हेयर कलर को, एक ब्लड ग्रुप को, एक आईक्यू लेवल या इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर रहा है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो ओनली कितने हैं आपके पास? 46 है। लेकिन कैरेक्टर ऑफ द बॉडी तो बिलियंस की तादाद के अंदर है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल दैट 46 क्रोमोसोम कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी? तो ये कोई जवाब ना दे सका। इसलिए जवाब ना दे सका, अपना तो कोई काम ही नहीं था, सारा चोरी का काम ये लेकर के आया था। इसके पास असल में लैक ऑफ नॉलेज थी, और इसके इस एक पॉइंट ने इसकी इस थ्योरी को बुरे तरीके से रिजेक्टेड किया, और इसकी बेइंतहा इंसल्ट हुई, और ये वहां से चला गया, और उसके बाद इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देगा। और बाद में फिर ये बातें भी सारी सामने आ गई कि ये इसका काम ही कोई नहीं है। कहा गया कि लैक ऑफ नॉलेज है इसके पास, ये तो नॉलेज रखता ही नहीं है। अगर ये नॉलेज रखता होता तो कहता कि क्रोमोसोम नहीं, बल्कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं जो इन कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं। जीन्स आर, क्रोमोसोम्स आर लिमिटेड इन नंबर, बट जीन्स आर इन ग्रेट नंबर। क्रोमोसोम्स बिलियंस की तादाद में नहीं होते, लिमिटेड नंबर के अंदर होते हैं, लेकिन जीन्स बिलियंस की तादाद के अंदर होते हैं, और वो इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर रहे होते हैं? कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बहरहाल इसकी इस थ्योरी को बुरे तरीके से रिजेक्टेड कर दिया गया, और कहा गया कि इसने असल में जॉर्ज मेंडेलियन वर्क को कॉपी करके ये काम किया था। इसके पास लैक ऑफ नॉलेज थी, और इसके पास किसी किस्म का कोई यानी कि नॉलेज या वर्क मौजूद नहीं था। ठीक है। तो अब मैं जॉर्ज मैंडल के पहले लॉ का जिक्र करता हूं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स। देखें यहां पर, ये एक मेल है और ये एक फीमेल है। मेल के पास 46, फीमेल के पास भी 46। मियासिस होगा, दो गैमेट्स बनेंगे 23 के। यहां पर भी मियासिस हुआ, दो गैमेट्स बने 23 के। तो यहां पर ये डैप्लॉइड से किसके अंदर चले गए क्रोमोसोम्स? हैप्लॉइड के अंदर। क्रोमोसोम्स के पेयर टूटे तो जीन्स भी क्या हो गए? एलील से जीन्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। याद है ना, कल हमने बताया था आपको, अगर याद हो, कि जब क्रोमोसोम्स आपस में पेयर बनाते हैं तो जीन्स भी पेयर बना लेते हैं, और जब क्रोमोसोम्स अलग होते हैं तो जीन्स भी अलग हो जाते हैं। तो ये जॉर्ज मैंडल का पहला लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स, जिसके अंदर जीन्स क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। कब होते हैं? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। देखिए यहाँ गैमेट फॉर्मेशन हो रही थी। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। फिर उसके बाद जॉर्ज मैंडल ने दूसरा लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट मतलब मिलना, असॉर्टमेंट करना मतलब मिलना। इसने कहा खुद ही अलग हुए थे और खुद ही जा करके ये क्या कर लेते हैं? असॉर्टमेंट कर लेते हैं, मतलब क्या करते हैं? मिल जाते हैं। देखिए ये मेल का जो स्पर्म है या मेल का जो गैमेट्स है, फीमेल के ओवम के साथ या फीमेल के गैमेट्स के साथ फ्यूज हुआ, और इसने कितने यानी कि कितने बन गए? 46। मतलब यहाँ जाइगोट बन गई। यहाँ पर क्या हो रही है? फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो मैंडल के फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स में गैमेट के फॉर्मेशन होती है, और सेकंड लॉ के अंदर जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेकंड लॉ को थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है? असॉर्टमेंट होती है। जैसे अलग हुए थे वैसे दोबारा मिल गए। असॉर्टमेंट वर्ड असॉर्ट से निकला है, और असॉर्ट का मतलब क्या होता है? मिलना। समझ आ गई आप लोगों को यहाँ तक? तो बताइए फिर आगे चले। बोर तो नहीं हो रहे हो? चलें जी, मीटिंग ऑफ होगी दोबारा स्टार्ट करेंगे। मीटिंग स्टार्ट ऑफ होगी दोबारा स्टार्ट करेंगे हम। सबको आ रही है ना समझ?
मीटिंग एंड हो फिर मैं दोबारा स्टार्ट लेता हूँ।